नमस्कार। अच्छा, किसी भी देश की कहानी कहाँ से शुरू होती है? उसके संविधान से, है ना? तो आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल पहले चैप्टर यानी पार्ट 1 को समझने वाले हैं। पता है, ये वो हिस्सा है जो बताता है कि इंडिया असल में है क्या, और ये सरकार को इतनी ताकत देता है कि वो देश का नक्शा अंदर से बदल सकती है। बहुत दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, शुरुआत होती है संविधान के आर्टिकल 1 की इस जबरदस्त लाइन से। बस ये एक लाइन, सोचिए, इसी एक लाइन पर भारत की पूरी पहचान और उसका पूरा ढांचा टिका हुआ है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी परिभाषा है। तो फिर आर्टिकल 1 से ही शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे देश को दो ऑफिशियल नाम देता है, इंडिया और भारत। पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात पता है क्या है? ये बताता है कि भारत का फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है, मतलब कि आखिर ये देश है क्या चीज। यहां पर एक फ्रेज है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। ये शब्द ना बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे राज्यों ने मिलकर कोई एग्रीमेंट किया और देश बना। नहीं, इसका मतलब है कि भारत एक सिंगल यूनिट है, एक ऐसा देश जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब यूनियन इनडिस्ट्रक्टेबल है, अविनाशी है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या क्या आता है? आर्टिकल 1 इसे 3 पार्ट्स में बांटता है। 1, सारे स्टेट्स के इलाके। 2, यूनियन टेरिटरीज। और 3, कोई भी ऐसा इलाका जिससे भविष्य में भारत हासिल कर सकता है। देखिए कितनी स्मार्ट डेफिनेशन है। भविष्य के लिए भी दरवाजा खुला रखा है। तो ठीक है, भारत की सीमाएं तो डिफाइन हो गई, पर क्या ये पत्थर की लकीर है? क्या भारत में कोई नया इलाका शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 2 में, जो बात करता है नए राज्यों को एडमिट करने की। और ये पावर है किसके पास? ये अधिकार संविधान ने सीधे सीधे हमारी पार्लियामेंट को दिया है। मतलब देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये तय करेगी कि यूनियन ऑफ इंडिया में नए स्टेट्स को कैसे शामिल करना है। अब इसे समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। जानते हैं कैसे हुआ? ये आर्टिकल 2 की पावर का इस्तेमाल करके ही मुमकिन हो पाया, जिसने एक नए राज्य को संघ में शामिल होने की इजाजत दी। अब आते हैं पार्ट आई के सबसे डायनामिक, सबसे पावरफुल हिस्से पर, आर्टिकल 3। और ये वो आर्टिकल है जो हमारी पार्लियामेंट को एक जबरदस्त ताकत देता है, भारत के अंदर का पॉलिटिकल मैप पूरा का पूरा बदलने की ताकत। मतलब पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, जरा सोचिए। वो किसी भी स्टेट में से एक नया स्टेट बना सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमाएं बदल सकती है, और तो और उसका नाम तक बदल सकती है। इसी वजह से भारत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। स्टेप 1, ऐसा कोई भी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही लाया जा सकता है। स्टेप 2, फिर उस बिल को उस स्टेट की असेंबली में भेजा जाता है जिस पर असर पड़ रहा है, उनसे उनकी राय पूछने के लिए। लेकिन, और यही असली पॉइंट है, पार्लियामेंट उस स्टेट की राय मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। फाइनल डिसीजन हमेशा हमेशा पार्लियामेंट का ही होता है। और ये पावर सिर्फ कागज पर नहीं है, इसे कई बार इस्तेमाल किया गया है। याद होगा, साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और अभी हाल ही की बात है, 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये सब आर्टिकल 3 के एक्शन में आने के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि पार्लियामेंट के पास स्टेट्स को बदलने की कितनी बड़ी पावर है, लेकिन क्या ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? यहीं पर आता है आर्टिकल 4, जो इस पूरी कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आता है। तो इतनी बड़ी पावर को इस्तेमाल करने के लिए क्या कोई मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन करना पड़ता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 के तहत कोई भी बदलाव करने के लिए आर्टिकल 368 वाले कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है। इसे पार्लियामेंट में एक नॉर्मल लॉ की तरह एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है ना कमाल की बात? इसका मतलब एकदम साफ है, हमारे संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर इस प्रोसेस को आसान रखा। वो चाहते थे कि जरूरत पड़ने पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए देश का अंदरूनी नक्शा बिना किसी मुश्किल के आसानी से बदला जा सके। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट समराइज करते हैं।
पार्ट आई हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां यूनियन यानी भारत देश तो बहुत मजबूत और परमानेंट है, लेकिन उसकी जो इंटरनल यूनिट्स हैं यानी हमारे स्टेट्स वो चेंजेबल हैं। तो एक नज़र में पूरा पार्ट 1 क्या है? आर्टिकल 1 देश की पहचान, आर्टिकल 2 नए स्टेट्स को जोड़ने की पावर, आर्टिकल 3 मौजूदा स्टेट्स को बदलने की पावर और आर्टिकल 4 इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने वाला रूल। कितना पावरफुल और फ्लेक्सिबल सिस्टम है, सोचिए। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में है, भारत इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। मतलब यूनियन यानी हमारा देश अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, उन्हें बदला जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और ये पूरा सिस्टम हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। केंद्र के पास राज्यों की बाउंड्रीज बल्कि उनके एग्जिस्टेंस तक को बदलने की जो ये ताकत है, ये सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के डेलिकेट बैलेंस पर क्या असर डालती है? ये एक बहुत गहरी सोचने वाली बात है।